ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है सभी को? हाँ भैया। ठीक है। सो हाँ, बेसिकली आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे, सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज। जो बेसिकली ये बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि ये हर एक चैप्टर में यूज होगा। तो लोग मेजोरिटी तो सारा मैथ्स में ही कर लोगे इसका, लेकिन मतलब ये बहुत यूजफुल चैप्टर है। सो आगे जाके बेसिकली स्केलर्स एंड वेक्टर्स होंगे इसमें। सो वेक्टर्स एंड ऑल हम लोग बहुत यूज करेंगे आगे जाके। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, लेकिन ये बहुत इजी है। मतलब मोस्ट मोस्ट ऑफ द तुम लोगों को स्कूल टाइम में ही पढ़ा दिया होगा। तुम लोगों को मैक्सिमम चीज़ें तो पहले से पता ही होंगी। ये जो हम लोगों ने एरर्स का चैप्टर किया है अभी, वो एक अलग सेंस में इम्पॉर्टेंट है कि वो सब जगह यूज नहीं आएगा। उसका बस उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं कि इसमें एरर निकालो या फिर इसका डायमेंशनल एनालिसिस करो। बस यही फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं एरर्स के। लेकिन यहाँ पे ये जो है, ये तो कोई पूछेगा नहीं कि ये वेक्टर है कि स्केलर है, ऐसे सब कोई नहीं पूछेगा। ये बस हायर लेवल में यूज आएंगे। सो उस सो इसका यूज बहुत ज़्यादा आएगा, जो भी हम लोग अभी से पढ़ेंगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, फिर मोशन इन वन प्लेन, ये सारे चैप्टर जो अभी से आएंगे वो आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस भैया। ठीक। तो पहले थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, ये मतलब यूज में आएगा बहुत। ठीक है। सो सबको पता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा? यस भैया। सो ये साइन इनवर्स पता है क्या तुम लोगों को? नहीं भैया। ठीक है, ये मतलब मैथ्स में बहुत डेप्थ में आएगा, लेकिन हम लोगों के जितने काम में है ना, हम लोगों को इतना ही काम है कि ये देखो, ये साइन थीटा है तो साइन को इधर लेके जाओ, तो फिर साइन इनवर्स, वो तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एच नॉट बाय एच। देखो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एच नॉट बाय एच। वैसे ही कॉस और वैसे ही टैन सबका सेम ही होगा। कॉस को इस साइड लेके जाओ, टैन को इस साइड लेके जाओ। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। वैसे इनवर्स फंक्शंस का थोड़ा ज़्यादा यूजेज होता है, मतलब इतना सिंपल नहीं होता इनवर्स फंक्शंस। लेकिन वो सब जो है वो हम लोगों को कुछ काम में नहीं आएगा, हम लोगों को बस इतना ही काम में आएगा। बाकी तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे कि और क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, सो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स तो इतना ही है। एंड ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, एच नॉट एच ए और एच, ये रहा एच नॉट एच ए और ये एच, पाइथागोरस। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, चलो ट्राई कर लो। तुम लोगों के पास कैलकुलेटर्स नहीं होंगे तो फिर ये आंसर मत दो, बस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स के फॉर्मेट में किसी भी एक के फॉर्मेट में आंसर दे दो। इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट दे रहा हूँ, कर लो। हो गया? हेलो? नहीं भैया, एक मिनट। ठीक है, ठीक। कोई भी एक के फॉर्मेट में दे दो बस, टैन इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, किसी के भी फॉर्मेट में चलेगा।
भैया समझा नहीं। अच्छा ठीक है, देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं। एक मिनट। दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड सबको? हाँ। सो बेसिकली क्या है कि ये दिया ट्राइंगल। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर से, tan थीटा। tan थीटा मतलब साइन कॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इजी है tan थीटा लिखना। दिख रहा है tan थीटा क्या आ जाएगा, 0.5/0.7, हाँ मतलब इतना आया। एंड फिर बस tan को ही साइड लेके जाओ। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/7। बस ये हो गया आंसर, यही आंसर। ओके। ठीक है, सो ये है। फिर ये भी कर लो। ये कैसे करोगे? चलो इसको इसको भी साइन कॉस के टर्म्स में कर लो। 24 डिग्रीज तो नहीं पता, मतलब नहीं पता होगा। सो इसको भी साइन कॉस के टर्म्स में लेके आ जाओ। कोई भी चलेगा, साइन कॉस टैन कुछ भी चलेगा। एक्स को इन टर्म्स ऑफ 4.8 और 24 डिग्रीज मतलब से लिख दो। चलो मैं ये कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्वेश्चन। सो बेसिकली क्या है इधर के, ये रहा एक्स, ये क्या है, ये 4.8, यानी ये है 24 डिग्रीज। सो बेसिकली इन दोनों में रिलेशन क्या है, मतलब 24 डिग्रीज के टर्म्स में। सो ये क्या हो जाएगा, साइन 24 डिग्रीज, साइन 24 डिग्रीज इक्वल टू x/4.8। हाँ, एंड बस सो x आ गया 4.8 मल्टीप्लाइड बाय साइन 24 डिग्रीज। ये बहुत सिंपल समझा, इसमें कुछ है नहीं। इसमें बस कैलकुलेटर यूज करना है, साइन 24 निकालना है एंड मल्टीप्लाई बाय 4.8। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, चलो ये तुम लोग कर लो। कोई भी एक साइन कॉस टैन के टर्म में दे दो x की वैल्यू। 2 मिनट दे रहा हूँ, कर लो। हो गया ये क्वेश्चन?
हाँ भैया, आपने मतलब जैसे पहले वाला बताया वैसे मैंने लिखा। हाँ बोल दो क्या आंसर है। भैया साइन 58 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन एक्स। ठीक है, मतलब x पूछा है ना, तो फिर आंसर देना चाहिए हाँ मेरे 1.5 बाय साइन 58। ठीक है, मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं लिखना चाहिए, आंसर कंप्लीट x के टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, बराबर। ओके, क्या बोला आपने भैया? के मतलब आंसर पूछा है ना, सो आंसर को x ऐसे नहीं लिखते, आंसर को लिखते हैं x इक्वल टू 4.8 टाइम्स साइन 24, जो भी मतलब लास्ट क्वेश्चन का जो भी था। सो x इक्वल टू के टर्म्स में लिखते हैं आंसर हमेशा, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी इसका। इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये गलत हो जाएगा, पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे इसके सिर्फ। आंसर कभी भी लिखो तो x के टर्म्स में लिखो, क्योंकि x पूछा है ना, तो इसीलिए ऐसे लिखना चाहिए आंसर। ठीक है, ठीक है। सो स्केलर एंड वेक्टर्स चालू करते हैं। वो तो बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था, वो बस कभी कभी काम में आ जाएगा, हम लोग ट्रायंगल लॉ और ये सब पढ़ेंगे तो फिर बेटर रहेगा तुम लोगों को थोड़ा पता हो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। ठीक है, सो स्केलर्स एंड वेक्टर्स, सबको पता है क्या स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होता है? पता है किसी को हाँ स्केलर भैया। क्वांटिटी? बोलो क्या होता है। अच्छा देखो, हाँ बोलो। वेक्टर में ये न्यूमेरिकल और डायरेक्शन दोनों रहता है। ठीक है, सो हाँ बराबर है, मतलब यहाँ पे भी यही लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ एक नंबर होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटी जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, सो ये सिंगल नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, एक ही बात होगी। सो जैसे हो जाएगा कि टेम्परेचर क्या है, तो फिर 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सिर्फ नंबर से ही काम चल गया, नंबर एंड यूनिट, मतलब फिजिक्स में लोग जब भी बात करें ना, तो फिर यूनिट एक मतलब डिफॉल्ट क्वांटिटी है कि यूनिट तो हमेशा होगा ही, कि कोई भी चीज़ यूनिट के बिना तो कोई मतलब ही नहीं है फिजिक्स में। यूनिट के बिना काम मैथ्स होता है, फिजिक्स का मतलब है कि यूनिट और हमेशा होगा ही। ठीक है, सो 24 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर मास 10 kg, कुछ भी। सो फिर जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मतलब नहीं हुआ, लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। सो तुम लोगों को पता है क्या आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है? नहीं। ठीक है, हाँ भैया पता है, वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स हाँ एक्सेस में, वाई एक्सेस हाँ में। बराबर। सो ठीक है, जो भी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड, कोई भी मतलब डायरेक्शन के बिना वेलोसिटी का मतलब नहीं होता। वैसे ही फोर्स होता है कि फोर्स इज 10 न्यूटन, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है उन सबसे फर्क पड़ता है। ठीक है, सो ये तो ये हो गया, लेकिन एक्चुअली मतलब ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, स्कूल से मतलब जहाँ से भी पढ़ते हैं हम लोग यही पढ़ाते हैं सब लोग, लेकिन अभी क्या है, हम लोग 11th 12th में थोड़ा एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे। सो ये डेफिनेशन गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग डेफिनेशन है। एक्चुअली डेफिनेशंस क्या है इनकी, साइंटिफिक डेफिनेशंस, कि एक वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करती है। ठीक है, एंड एक स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो स्केलर अलजेब्रा फॉलो करती है। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सिर्फ नेसेसिटी नहीं है वेक्टर क्वांटिटी के लिए, उसके लिए नेसेसिटी है कि वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना चाहिए। और इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल है करंट, कि सपोज ये एक सर्किट है, सो ये रहा सर्किट, एंड इसमें मैंने डाल दिया करंट आई। अच्छा एक बात बोलो, सबसे पहले ये छोड़ो, अगर मैंने ये वेक्टर दे दिया ऐसे करके 5, और मैंने ये वेक्टर दे दिया 2, तो फिर तुम लोगों को पता है कि वेक्टर अलजेब्रा करके इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? मतलब इसका वेक्टर एडिशन करूंगा मैं,
तो इसका आंसर क्या आएगा पता तुम लोगों को? नहीं। मतलब मान लो कि ये एक पॉइंट है और ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ठीक है। सो बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं हमेशा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेकिन यहाँ पे एरो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, सो मैं बस नंबर से रिप्रेजेंट कर लूँगा, ठीक है। सो ये मान लो कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो कोई पूछ ले कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, सो सी क्या होगा? कोई मतलब ऐसा ड्रॉ करके ऐसा कुछ बोल सकता है कि सी क्या होगा? पता है तुम लोगों को? पता है क्या? आपने अभी जस्ट बोला ना कि हम लोगों को इसका मतलब अलजेब्रा कल पूरा आंसर जो चाहिए, मे बी वो सी हो सकते हैं। हाँ मतलब बेसिकली क्या है कि इसको तुम लोग ऐसे फोर्स जैसे मान लो, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक पॉइंट है, इस पर मैं इस साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, इस साइड से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। सो इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना हो गया? 3 न्यूटन, है ना। ये इसका नेट फोर्स हो गया। सो बेसिकली सी यही है, सी ये 3 न्यूटन ही है, बस ये आंसर है तुम लोगों का। सो ये होता है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। कि मैं इधर से 5 लगा रहा हूँ, इधर से 2 लगा रहा हूँ, तो फिर इस पे नेट क्या आ जाएगा? मतलब इन दोनों का सम करूंगा तो नेट क्या आ जाएगा? 3। ये हो गया वेक्टर अलजेब्रा, इतना ही होता है वेक्टर अलजेब्रा। सो बेसिकली ये वेक्टर होता है, लेकिन ये करंट है, ठीक है। सो करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब पढ़ोगे तो मैं इसको बोलूंगा, सपोज करंट का वैल्यू है 2, ठीक है, 2 एम्पियर। तो फिर मैं इसको बोलूंगा कि ये है 2 एम्पियर क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट को हमेशा 2 एम्पियर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वैसे डिफाइन करते हैं। तो ये वाला करंट है क्लॉकवाइज, मैं उल्टा करंट बना दूंगा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक सर्किट लेते हैं कि मान लो कि इधर है आई जो कि है 5, ठीक है, ये एक सर्किट है, ये इधर से करंट आ रहा है 5 एंड इधर से करंट आ रहा है 2। सो बेसिकली क्या हो जाएगा कि इधर का करंट हो जाएगा 5 + 2 7। ये 5 और 2 को ऐसे कैंसिल करके 3 नहीं लिखूंगा अभी मैं इसको लिखूंगा, मतलब इस पॉइंट पे करंट जो होगा वो 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब ये 7 हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो करंट है वो 7 होगा, ये नीचे आ जाएगा। सो बेसिकली जो वेक्टर अलजेब्रा जो हम लोगों ने अभी देखा, इधर 5 है इधर 2 है, तो मान लो मैंने फोर्स ले लिया 5 न्यूटन 2 न्यूटन, तो फिर आंसर तो 3 न्यूटन आना चाहिए, लेकिन इधर 7 न्यूटन आ रहा है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि मैंने 5 + 2 को 7 बोल दिया ना, 5 + 2 करके 7 कर दिया मैंने तो इसको। तो ये हो गया स्केलर अलजेब्रा जो हम लोग करते हैं सारा टाइम, 2 + 2 = 4, जो भी हम लोग करते हैं वो सब स्केलर अलजेब्रा होता है। सो ये करंट क्या है? स्केलर अलजेब्रा फॉलो करता है, इसीलिए ये करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑल्दो इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है, स्टिल करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड सो बेसिकली जो रियल डेफिनेशंस है स्केलर एंड वेक्टर के, वो ये है कि स्केलर क्वांटिटी वो है जो स्केलर अलजेब्रा फॉलो करता है, एंड वेक्टर क्वांटिटी वो है जो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है। ये जो डेफिनेशन है ना, ये तुम लोगों को 90% ऑफ द टाइम सही आंसर देंगे। ये जो है जो मैक्सिमम जो कॉमन चीज है, टेम्परेचर, स्पीड, मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तुम लोगों को सेम आंसर मिलेगा कि ये जो देगा ये डेफिनेशन कि क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सही देगा ये। लेकिन कुछ टाइम पे जैसे ये करंट है तो वो टाइम्स पे ये गलत आंसर देगा। तो एक 100% ट्रू डेफिनेशन ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो है जो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है, एंड स्केलर क्वांटिटीज वो जो स्केलर अलजेब्रा फॉलो करता है। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बस तुम लोगों के लिए तुम लोग के नॉलेज के लिए है
कि एक्चुअल डेफिनेशंस वो होते हैं और वो क्यों होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें कुछ? नहीं। ठीक है। सो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी इधर किया ना, मैंने एक एरो बनाया था, मैंने एक एरो बनाया था। सो वेक्टर्स को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये कन्वेंशन है, भले ये इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता क्योंकि हम लोग हमेशा एग्जाम में एरो का लेंथ पे इतना ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन एक कन्वेंशन है कि द लेंथ ऑफ द एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कि जितना बड़ा एरो उतना बड़ा वेक्टर। कि मान लो मैंने ये दे दिया ए और ये एक दे दिया बी। सो कोई पूछेगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ए से, ठीक है। मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करता है ये जो है ना, मतलब मैं ऊपर वाले एरोस नहीं बना रहा, लेकिन ये ऐसे होता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के ऐसे दो स्ट्रेट लाइन के बीच में डाल देते हैं। सो कोई पूछेगा कि ये दे दिया मान लो क्वेश्चन में, कौन सा बड़ा है, तो बी बड़ा है क्योंकि उसका एरो का लेंथ बड़ा है। ये बस एक कन्वेंशन है, ऑल्दो एग्जाम में इतना फर्क नहीं पड़ेगा तुम लोग कौन सा एरो बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, क्योंकि इतना हम लोग ध्यान से एरो के लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। सो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस एक कन्वेंशन है, ठीक है। एंड ये रहा मतलब स्टार्ट एंड फिनिश है, तो फिर ये इसका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है बस ये एरो। सो ये एरो का ये रहा डायरेक्शन, मतलब ये जो लाइन है ये इसका डायरेक्शन है एंड ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है? 2। जो इसका लेंथ ऑफ द एरो जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है एंड ये जो डायरेक्शन है मतलब ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, सो एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज पे इसका डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन पे हम लोग ज़्यादा बात बाद में करेंगे, वो पढ़ना आएगा डेप्थ में डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सो ये बस एक बेसिक वो है रिप्रेजेंटेशन। सो चलो ये तुम लोग ट्राई कर लो, क्वेश्चन देख लो, 5 मिनट्स है, कर लो। अच्छा ये सी और डी मत करना, तुम लोगों को रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं है तो फिर सी और डी छोड़ दो, सिर्फ ए बी और सी में से बोल दो। ए बी और क्या? ए बी और ई, सॉरी ए बी और ई में से बोल दो। सी और डी तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं है। ऑर्डिनरी एडिशन मतलब भैया? मतलब जो हम लोग नॉर्मली करते हैं उसके अंदर एडिशन होता है उसको ऑर्डिनरी एडिशन ही बोलते हैं, ठीक है? जो मैंने किया था ना 5 + 2 = 7, वही। हाँ तो ये ठीक है, ये इजी क्वेश्चन हो गया, सी और डी निकाल दिया मैंने तो। हाँ ई सही है क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज के यूनिट्स तो कुछ भी हो सकते हैं,
सिर्फ बेस यूनिट्स का कोई कंपल्शन नहीं होता, एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ कोर्स नहीं होता, वो वेक्टर क्वांटिटीज की बात है। सो मतलब अगर मैं बी को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं एंड पूछ लूं कि स्केलर क्वांटिटीज माइट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्योंकि हाँ अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी हम लोग वेक्टर एडिशन पे आते हैं। स्केलर एडिशन कुछ होता नहीं है, वो बस ऑर्डिनरी एडिशन जो हम लोग करते हैं वही होता है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वेक्टर एडिशन एक मेन चीज़ है जो तुम लोगों के लिए नया है, एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी इसमें जो आगे भी बहुत यूज़ होंगी, ठीक है, तो इसमें ध्यान देना। सो ये ग्राफिकल एडिशन है, इसको ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं, कि बेसिकली सो ये एक चीज़ याद रखो कि लेंथ ऑफ द एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंगल ऑफ द एरो इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन, ये यहीं से देख लो कि जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये एंगल आ गया, है ना। सो ये जो एंगल है वो भी ये डायरेक्शन की वजह से आएगा, जो इसका डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी आर का डायरेक्शन जो है उसकी वजह से ये एंगल आ जाएगा। एंड अभी ये कैसे एडिशन करते हैं हम लोग कि ये होता है प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर एट द टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ए ही फर्स्ट वेक्टर है और बी सेकंड वेक्टर है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, कैसे भी कर सकते हो। मतलब बी को भी फर्स्ट मान के टेल ऑफ द सेकंड, मतलब इसको तुम लोग यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, मैं दिखा दूंगा कैसे आता है आंसर से। एंड रिजल्टेंट स्टार्ट्स एट फर्स्ट एंड एंड एट सेकंड, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि एक वेक्टर का हेड और दूसरा वेक्टर का टेल, ये दोनों कनेक्ट कर देना है, एंड सो इसका टेल और इसका हेड मिला के रिजल्टेंट दे देगा। सो बेसिकली कैसे होता है कि मान लो मैंने ये दे दिया, ये रहा ए, इसने दे दिया ए और ये दे दिया बी, ठीक है, ये दे दिया वेक्टर्स। अभी निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है? सो बेसिकली किसी भी एक का हेड और दूसरे का टेल को ज्वाइन कर देने का, ठीक है, ये ऐसे दे दिया है सिर्फ। सो यूजिंग ये ट्रायंगल लॉ होता है क्योंकि हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं। सो किसी भी एक का हेड और दूसरे का टेल को ज्वाइन कर देते हैं। सो इधर हम लोग इसका हेड और इसका टेल को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये एंड ये, ठीक है। ये एरो थोड़ी बड़े छोटे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मतलब इन जनरल फर्क पड़ता है लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो फिर हम लोगों के लिए ठीक है। तो ये हो जाएगा रिजल्ट, कि दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, फिर पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, तो मतलब हेड पे हेड एंड होगा, ठीक है, रिजल्टेंट का हेड एक हेड पे एंड होगा, टेल पे चालू होगा। एंड मान लो ऐसे नहीं करके मैं दूसरे वे से कर लूँ कि ये रहा बी एंड बी के हेड पे मैंने कनेक्ट कर दिया ए, ठीक है। सो ये है ए। सो अभी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये देखो सेम है, मतलब सेम नहीं दिख रहा लेकिन इंट्यूटिवली देख लो कि ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। सो बेसिकली वेक्टर के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, बस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बेसिकली ऐसा है ना, सो ये रहा डायरेक्शन, इसका ऐसा डायरेक्शन है। सो इसका भी तो यही डायरेक्शन है, मतलब ये बस इससे नीचे है लेकिन डायरेक्शन तो सेम रहा ना। डायरेक्शन को मतलब जैसे जैसे ये है ए और ये है, सो इन दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है। ये ऊपर नीचे है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन तो डायरेक्शन होता है कि ये कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, बस वही डायरेक्शन होता है। तो ये भी राइट में पॉइंट कर रहा है, ये भी राइट में पॉइंट कर रहा है, इस दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है। तो ये ऐसे मत सोचना कि ये ऐसे ऊपर है ये नीचे, डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन ये कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये भी राइट में ये भी राइट में, सो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये ऐसा है और ये एक ऐसा है और एक ऐसा है, अभी तीनों अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, अभी तीनों अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ये राइट में है, ये कुछ थीटा 1 पे होगा, ये थीटा 2 पे होगा, ये तीनों के अलग डायरेक्शन है लेकिन इन दोनों का सेम डायरेक्शन है, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड भी सेम ही आता है, ये तो बस दिख रहा है, दिखने में लग रहा होगा कि अलग है
लेकिन सेम ही होता है मैग्नीट्यूड भी। सो बेसिकली ये होता है ट्राइंगल लॉ, कि किसी एक का हेड और दूसरे के टेल को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो एंड फिर मतलब इन दोनों को ज्वाइन करना है, एंड फिर पहले वाले के टेल्स के साथ दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन करना है। ठीक है, इधर भी सेम ही किया है, पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड। तो ये हो गया रिजल्टेंट, ये भी आ रही है, दोनों सेम है। ठीक है, ठीक है। सो यही है रिजल्टेंट के जो हमने लिखा था अभी, सी इक्वल टू ए प्लस बी अभी किया ना, तो ऐसे ये आर है रिजल्टेंट। और ये देखो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ऊपर जो एरोज है वो बस रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि वेक्टर को आर आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो ए प्लस बी इक्वल टू आर, सो ये हो गया, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू आर का ये मतलब होता है कि ऐसे ये ए है, ये बी है, दोनों को ऐड कर दिया तो फिर आर बन गया। ठीक है, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। फिर सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन बेसिकली ये हो गया कि पिछला वाला ही ले लेते हैं कि ये रहा ए एंड ये रहा बी। अभी सब्ट्रैक्शन करना है, तो वेक्टर्स में है ना नेगेटिव का कोई मतलब स्केलर से ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं होता। वेक्टर्स में डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। अगर मैं बोल दूं कि ये बी वेक्टर है और किसी को पूछ लो कि बनाओ माइनस बी बना दो, तो फिर वो ऐसे बना देगा, वो ऐसे बना देगा कि सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। सो बेसिकली ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस माइनस बी, है ना। तो ये तो हम लोगों ने अभी किया था वेक्टर एडिशन। सो ये हम लोगों ने इधर ही किया था, ये वेक्टर एडिशन ही तो है, ये भी वेक्टर एडिशन है। माइनस बी एक वेक्टर है और ए एक वेक्टर है। सो ए के साथ ये माइनस बी को मैं जोड़ देता हूँ। सो ये रहा माइनस बी एंड ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझा नहीं मुझे। कि बेसिकली अगर कोई बोले कि ये रहा बी वेक्टर, चलिए बेसिकली कोई बोले कि ये है बी वेक्टर, ठीक है, एंड कोई पूछे कि माइनस बी क्या होगा, तो कुछ नहीं करके हम लोग बस इसको ऑपोजिट कर देंगे। सो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसको हम लोग अगर उल्टा कर देंगे वेक्टर को, कि इसका यही मैग्नीट्यूड है, मतलब ये बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड मान लो कि 2 है, 2 इन राइट डायरेक्शन, है ना, ये राइट में पॉइंट कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि एक वेक्टर ये बना दूंगा, टू मैग्नीट्यूड का, ये लेफ्ट में पॉइंट करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, मतलब बेसिकली जो वेक्टर राइट में पॉइंट कर रहा है बी, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो नेगेटिव का मतलब होता है वेक्टर्स में कि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ठीक है, सो ये हो जाएगा कि अगर मैं बोलूं कि बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है एंड डायरेक्शन है राइट, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी वो हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन है लेफ्ट। ठीक है, ये नेगेटिव का यही मतलब होता है। सो हम लोगों को करना क्या था, हम लोगों को ए माइनस बी निकालना था ना। सो ए माइनस बी हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग ए प्लस ऑफ माइनस बी कर देते हैं। ये माइनस मतलब ये इक्विवेलेंट है, समझा ना, ये कि ये मैंने कैसे लिख दिया, ए माइनस बी को ए हाँ प्लस ऑफ माइनस बी लिख दिया, एंड फिर क्या कर दिया कि ये जो बी है इसको उल्टा कर दिया, तो ये रहा माइनस बी। एंड हमने ट्राइंगल लॉ अभी देखा था कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल। तो वेक्टर एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है माइनस बी, तो इसका हेड इसका टेल एंड देन इसका टेल और इसका हेड। सो ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, समझा। हाँ भैया। ओके।
सो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। चलो तुम लोग ये सॉल्व करो, इजी है। कर लो, 5 मिनट्स दे रहा हूँ, कर लो। भैया ए। मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। एंड फॉल्स निकालना है मतलब। हाँ तो फॉल्स के लिए एक ही रहेगा ना। क्यों, ज्यादा भी फॉल्स हो सकते हैं ना। अच्छा ठीक है। सी। क्या? सी। ठीक है, मतलब बाकी लोगों का भी हो जाना था, फिर मैं बोलता हूँ आंसर क्या है। ओके।
चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ सो इसका आंसर सी है, ठीक है। सिर्फ सी आंसर है, सिर्फ सी फॉल्स है, बाकी सारे करेक्ट। हाँ 60। एंड ये एक चीज़ है कि जब भी ऐसे लिखा हो ना, तो इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी लिखा है, मतलब ये वेक्टर ऐसे लिखते हैं और सी का बस मैग्नीट्यूड लिखना तो फिर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर्स में लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन का कोई मतलब नहीं रहता। वेक्टर्स में बस इक्वल टू का मतलब होता है, लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं, लेस देन ग्रेटर देन बस के लाजमी होता है। एंड जब सिर्फ लेटर लिखा हो मतलब वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है। एंड चलो ये करते हैं हम लोग। चलो, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग में शायद तुम लोगों को थोड़ा विजुअलाइजेशन में थोड़ा डिफिकल्टी हो, इसलिए स्टार्टिंग में तुम लोग क्या कर सकते हो कि तीनों वेक्टर को अलग अलग कर दो, ठीक है। एंड वन बाय वन ऑप्शंस को देखते जाओ। सो फर्स्ट वेक्टर को लिख दो ऐसे ए, सेकेंड वेक्टर को लिख दो ऐसे बी, एंड थर्ड वेक्टर को लिख दो सी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी निकालना है। तो एडिशन करने के लिए क्या होता है कि एक का हेड दूसरे का टेल, है ना। सो मैं क्या कर दूंगा कि ये रहा ए और ये रहा सी, हेड और टेल को ज्वाइन कर दिया मैंने, है ना। एंड अभी बी क्या हो जाएगा, एक का टेल और इसका हेड, सॉरी मतलब जो भी रिजल्टेंट है ये हो जाएगा रिजल्टेंट। भैया एरो का साइन गलत है। कौन सा एरो का? वो आर मतलब तीनों को जोड़ के बनाना है क्या बी का, कि आर ही हमें सिर्फ निकालना है? नहीं नहीं, मतलब ए और सी जो है हम लोगों को क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, ए प्लस सी निकालना है ना। अच्छा हाँ। सो ये रहा ए और ये रहा सी एंड ये रहा आर। सो आर और बी क्या है, आर तो माइनस बी है ना। एंड यही दिया ऑप्शन में कि ए प्लस सी इज माइनस बी, तो ये सही है। एंड बी तो ए से ही आ जाएगा कि बी को ये साइड लेके जाओ, तो ए प्लस सी इक्वल टू 0। सो ये भी सही है। बेसिकली एक साइक्लिक सिस्टम में है ना, ये देखो, ये इधर का एरो इधर का एरो इधर का एरो, सो ये एक साइक्लिक सिस्टम हो गया। सो ये एक कॉमन चीज़ है, लेकिन मतलब साइक्लिक सिस्टम में क्या होता है कि ये एक नोशन है, हम लोग प्रूव नहीं करेंगे इसको क्योंकि थोड़ा डेरिवेशन में प्रॉब्लम होगा। कोई भी एक एन साइड पॉलीगॉन है ना, कि ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है। मतलब ये हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं ना, इससे इसको ट्राइंगल ना बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा साइड वाला पॉलीगॉन भी बना सकते हैं, है ना। पॉलीगॉन बना दिया और सारे एरो एक दूसरे के ऑपोजिट पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। कितने भी साइड्स हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सो ये जो है ना, इसका नेट सम हमेशा 0 ही होगा। इसके सारे वेक्टर्स का सम करूंगा ना मैं, वेक्टर्स का आंसर 0 ही आएगा। तो ये यही है कि इधर सारे वेक्टर्स एक दूसरे के जो एरोज है एक दूसरे के ऑपोजिट पॉइंट कर रहे हैं, इसका मैंने सम कर दिया तो फिर 0 आएगा। एक साइक्लिक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा 0 ही आएगा। और ये 0 क्यों आ रहा है हम लोग वैसे भी देख सकते हैं कि मैं कोई भी दो वेक्टर्स उठा दूँ, कि मान लो ए एंड बी है ना, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा इसका रिजल्टेंट, कि जो हम लोगों ने अभी किया था इधर, कि ये रहा कि ये दो वेक्टर्स है, इसका रिजल्टेंट क्या है, ये है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, और फिर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो ए प्लस बी क्या है, आर, इसको उल्टा कर दूंगा तो माइनस आर हो जाएगा, तो फिर ये तो बस आर माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ये क्या है, ए प्लस बी
मतलब मुझे ए प्लस बी प्लस सी लिखना है ना, सो ए प्लस बी और ये, अरे यार कंफ्यूज हो रहा है इसमें। हाँ, सो बेसिकली ये रहा ए और ये रहा बी और ये रहा आर, ठीक है। एंड मैं अगर आर को ऑपोजिट करके इसका सम कर दूं तो फिर नेट जीरो आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी तो आर देगा एंड सी क्या है, ये तो माइनस आर है सी। सो नेट सम इसका जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो क्यों होता है मैं वो दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस इंट्यूटिवली देख सकते हैं, इधर से भी आ गया वैसे तो। लेकिन ये साइक्लिक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है कि साइकिल में जाएंगे एंड सारे एरोज आप दूर पॉइंट कर रहे हैं, सो हमेशा सम जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों को ये पता है, तो फिर हम लोग ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। तो ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, सी प्लस बी इक्वल टू माइनस ए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी पता हो तो। फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये तो गलत है क्योंकि ए प्लस बी क्या है, ये तो माइनस सी है। सी इक्वल टू ए प्लस बी तो गलत हो गया, सो सी गलत है। देन सी लेस देन ए प्लस बी। सो एक ट्राइंगल की है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, कि मतलब भले ही ये राइट एंगल ना हो, कोई भी कुछ भी हो, ऐसे कुछ भी हो, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कोई भी दो साइड्स का मैं सम करूंगा ना, कोई भी दो साइड्स, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो साइड्स का मैं सम करूंगा ना, तो वो तीसरी साइड से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। सो बेसिकली ए प्लस बी सी, ए प्लस सी greater than b and b plus c greater than a, ये ऑलवेज ट्रू है, कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स की। सो इसीलिए जो ये है डी, ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है, कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, ये ऑलवेज ट्रू है। एंड फिर ये जो ई है, क्या है कि जो एक ट्राइंगल होता है, मतलब ट्राइंगल तो ठीक है, ये तो बस राइट एंगल के लिए सही है, लेकिन जो हम लोग नॉर्मल उसकी बात करते हैं कि मैंने कोई भी एक कैसा भी ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये रहा ए, ये है बी और ये है आर, ठीक है। सो हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है इसकी कि मॉड्यूलस ऑफ आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जब भी हम लोग ऐसे स्क्वायर वायर लिख के, तो फिर समझ जाना कि स्केलर ही चल रहा है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर, वेक्टर का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं हुआ। प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे होता है, एंड जहाँ पे cos थीटा क्या है, मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा। सो थीटा कैसे निकालते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, सो मान लो कि ये ए है ये बी है। सो एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों की टेल को या फिर दोनों के हेड को ज्वाइन कर दो, ठीक है। सो ये रहा ए, ये रहा बी, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो है थीटा, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हो या फिर हेड को भी ज्वाइन कर सकते हो, एम ही आंसर आएगा, ठीक है। ये हेड एच को ज्वाइन किया मैंने, यहाँ पे टेल को ज्वाइन किया, तो ये थीटा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस केस में अगर थीटा पूछे कोई कि ए और बी के बीच का थीटा क्या है, तो इसको बस आगे एक्सटेंड कर दो। तो बेसिकली ये टेल को इधर कनेक्ट करोगे ना, तो ये ऐसे ऐसे ए को आगे लेके जाओ एंड ये रहा थीटा, दोनों के बीच का, ये रहा, ठीक है। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ये रिजल्टेंट कोई पूछ ले तो कैसे निकालता है, ऐसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। एंड सो यहाँ पे तो ये राइट एंगल है, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस है सिंपल, लेकिन ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है,
तुम लोग कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पे थीटा क्या 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा ये, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? हेलो, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं भैया। ठीक। एंड अभी हम लोग सीखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूँ मैं एक्स वाई एक्सिस का। तो जो एक वेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई का, एंड ये रहा वेक्टर मेरा ए। ठीक है, सो इसके दो कंपोनेंट्स करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स करते हैं। तो द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ax and ay that are parallel to the x and y axis and are tied together vertically। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये ax और ये ay। एक कंपोनेंट होगा अलोंग x एक्सिस और दूसरा होगा अलोंग y एक्सिस। एंड कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है कि मैंने एक वेक्टर को दो अलग वेक्टर में तोड़ दिया। जैसे हम लोग इधर कर रहे थे ना, अभी तक हम लोग क्या करते थे, वेक्टर एडिशन कर रहे थे कि मैंने ए लिया एंड बी लिया, है ना, दोनों को जोड़ दिया। सो ऐसे ये रहा ए, ये रहा बी एंड ये रहा सी। सो ये आ गया इसका सी रिजल्टेंट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सी ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। हम लोग सी को ब्रेक करके बोल रहे हैं कि ये सी कैसे बना है, ये सी ये ए और ये बी से बना है। ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। यही यहाँ पे हो रहा है कि मैंने ए को ए एक्स ए वाई में तोड़ दिया, एंड देख लो कि ये सही है। कैसे पता चला कि ट्राइंगल लॉ लगा दो इस पे। तो ए एक्स प्लस ए वाई कोई पूछ ले तो क्या आएगा, टेल और हेड, एंड ये रहा। सो ए एक्स प्लस ए वाई क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना, यही लिखा है यहाँ पे। ए क्या है, ए एक्स प्लस ए वाई। सो ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि कैलकुलेशन जो भी करें ना हम लोग वो इजी हो जाए। कि ये कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है जो भी हम लोग कंपोनेंट्स में डिवाइस करते हैं इनको, क्योंकि ये आगे जाके हम लोग जब वेक्टर एडिशन और सब करेंगे तो हर बार हम लोगों को थीटा यूज नहीं करना होगा। हम लोगों को कभी कभी आंसर्स वेक्टर में निकालने होंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सो तभी ये जो कंपोनेंट्स करते हैं वो बहुत काम में आते हैं। ठीक है, सो कंपोनेंट्स कैसे करते हैं वो यहाँ पे आ रहा है, कंपोनेंट्स का यूज बाद में आ जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये वेक्टर चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेक्टर का बस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। ठीक है, ये वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। ये जो मैंने ए वाई को पहले इधर लिखा था, अब इधर लिख दिया, इनको फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। फ्री वेक्टर्स वो होते हैं जिनको कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, कुछ होते हैं बाउंडेड वेक्टर्स जो हम लोग आगे जाकर जब क्वांटिटीज पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। जैसे एक फोर्स है, तो मान लो कि थोड़ा बता रहा हूँ मैं इसका भी, कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर। ठीक है, एंड अगर मैं ये फोर्स को चेंज करके लिख दूँ कि मैं ये फोर्स को लगा रहा हूँ इधर, सो दोनों का इफेक्ट अलग अलग होगा। मतलब ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये है, इसका टर्म होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बाउंडेड वेक्टर्स। सो ये फ्री वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ये अलग अलग इफेक्ट दे रहे हैं। जो वेक्टर्स को ऐसे मैं पैरेलली शिफ्ट करूँ एंड उनका इफेक्ट सेम रहेगा, उनको बोलते हैं हम लोग फ्री वेक्टर्स। उन लोगों को मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे कपल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो फ्री वेक्टर्स होते हैं जिनको मैं स्पेस में कहीं भी लिख दूँ उसका इफेक्ट पूरे स्पेस में सेम होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा किसी भी जगह पे। वो होते हैं फ्री वेक्टर्स। सो हम लोग जो अभी भी बात करते हैं ना कि मैंने ए वाई को इधर से हटा कर इधर लिख दिया, तो इतना कैजुअली क्यों, करेक्ट है क्योंकि ए वाई को हम लोग अभी फ्री वेक्टर्स मान रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग सारे एनालिसिस फ्री वेक्टर्स के लिए कर रहे हैं। सो कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे।
सो इसीलिए मैंने ए वाई को इधर लिखा है, जो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली वेक्टर कंपोनेंट्स कर रहे हैं हम लोग ए एक्स और ए वाई में इसका, ताकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकें, ठीक है। एंड स्केलर कंपोनेंट्स भी होते हैं कि मतलब जनरली हमेशा इजियर टू वर्क होता है विद द स्केलर कंपोनेंट्स अदर देन द वेक्टर कंपोनेंट्स, कि ए एक्स एंड ए वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए है। हाँ चलो अभी यूनिट वेक्टर्स आ गए। आई कैप जे कैप के ए कैप भी होता है, लेकिन इजीली रिप्रेजेंट करना। सो देखो कि ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, कुछ मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो मैं दूसरा वेक्टर डिफाइन करता हूँ ए कैप, ठीक है, जो हो जाएगा ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो बेसिकली अगर कोई पूछ ले कि ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, तो कैसे निकालोगे? ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? मॉड ए बाय मॉड ए। इक्वल टू 1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड वो बस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो वो होते हैं यूनिट वेक्टर्स। सो उनको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, कि ए कैप क्या है कि ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक। सो ए कैप होता है। सो बेसिकली ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये भी एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक्स एक्सिस है वो एक्स डायरेक्शन है एंड जो वाई एक्सिस है वो वाई डायरेक्शन है। तो वो डायरेक्शंस में हम लोग यूनिट वेक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं? एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा एक्स कैप एंड वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा वाई कैप, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर्स ही लिखा है, ठीक है। एंड फिर क्या कर दिया कि जैसे हमने अभी देखा ही था कि ए एक्स क्या है, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड होगा कुछ जो हम लोग स्केलर ए एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सो बेसिकली क्या है, हाँ, एंड ए एक्स का डायरेक्शन क्या है? एक्स कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में है ना ए, एक्स कैप। सो ए एक्स को मैंने लिख दिया ए एक्स टाइम्स एक्स कैप, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है ए एक्स का, ए एक्स वेक्टर का। वैसे ये रहा ए वाई, तो ये ए वाई इसका मैग्नीट्यूड है और वाई कैप इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन वाई कैप है ए वाई का, वाई के अलॉन्ग है ना, इसका डायरेक्शन वाई कैप है। सो ए वेक्टर क्या हो गया? जो हमने ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर लिखा था, उसको मैं ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप लिख सकता हूँ, है ना। सो और मैथ्स में तुम लोग जनरली यूज करोगे आई कैप और जे कैप, सेम ही होते हैं। आई कैप मतलब एक्स कैप और जे कैप मतलब के कैप, सॉरी जे कैप मतलब वाई कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिजिक्स में हम लोग जनरली सब चीज़ों को सिंपल रखने की ट्राई करते हैं। सो इसीलिए हम लोग ए कैप बी कैप ये सब यूज करते हैं। जो वेक्टर का डायरेक्शन, जो वेक्टर का नाम है उसका एक कैप लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे जनरली सब चीज़ें सिंपल होती है। मैथ्स में तुम लोग आई कैप जे कैप के कैप यूज करोगे। किसी को कोई डाउट है मैंने कंपोनेंट्स कैसे लिया उसमें? मतलब कंपोनेंट्स कैसे लिए वो तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन कंपोनेंट्स ये होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी को कोई डाउट है इन दोनों स्लाइड्स में कि ये मैंने कैसे लिख दिया ये एक्स एक्स कैप ए वाई वाई कैप? कोई भी डाउट है इधर? हेलो, हाँ भैया, क्या डाउट है? आप इसको एक और बार समझा दो ना। कौन से पार्ट को? A इज इक्वल्स टू ए एक्स कैप, वो जो था ना। ठीक है। सो ए एक्स और ए वाई के टर्म्स में बात नहीं करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर मैं लिखूँ कि चलो ये है एक्स एक्स और ये है सी वेक्टर। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दे दिया मुझे, ठीक है, एंड ठीक है थीटा भी दे दिया, ठीक है, इतना दे दिया मुझे।
सो हम लोग कॉम्पोनेंट्स का क्या मतलब होता है कि मैं इसको कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ। इसका क्या मतलब होगा कि मैं इसका लिखूंगा, ये जो है इट इज सेम एज इधर तक क्लियर है कि मैंने जो ये लिखा है ये एसेंशियली यही है। ये क्लियर है अभी तक? हेलो? नहीं नहीं क्लियर है। कि हमने क्या किया था अभी तक, हम लोग वेक्टर एडिशन कर रहे थे ना कि अच्छा बोलो मैं a प्लस बी करूंगा तो फिर क्या आएगा, मतलब कैसे करूं मैं a प्लस बी। यहाँ से मैं एक वेक्टर ले लूंगा, ठीक है, मतलब इसका हेड और इसका टेल है ना ये। सो मैंने इसके हाँ टेल से इसके हेड को कर दिया था, मैंने बोल ज्वाइन दिया था करोगे कि आप, वो हाँ। सी है ना। मैंने बोल दिया था कि वो वेक्टर क्या है, वो सी है। अभी मैंने क्या कर दिया हाँ कि मैंने सी दिया है एंड मैंने इसको दो कंपोनेंट्स में कर दिया, ए और बी। समझा कि हाँ हाँ, आपने आधे आधे ड्राइंग्स दोनों साइड किए हैं। हाँ। सो ये रहा ए और ये रहा बी। सो ये क्या है, ये यही है। सो बेसिकली सी क्या है, ए प्लस बी तो है ना। सी तो ए प्लस बी तो है। एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ए को क्या लिख रहा हूँ, ए वेक्टर को ए टाइम्स एक्स कैप। तो ए क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का। एंड एक्स कैप मतलब यूनिट वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो मैंने ए को लिख दिया ए एक्स कैप, सही है। हाँ एंड सिमिलरली मैंने बी को लिख दिया वी वाई कैप, वापस इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन है वाई कैप। एंड बस मैंने इन दोनों को इधर लिख दिया। सो बेसिकली सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स कैप प्लस बी वाई कैप, ठीक है। सो यही लिखा है इधर भी के इक्वल टू ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप। के बेसिकली ए एक्स क्या लिखा है कि ए का एक्स कंपोनेंट और ए वाई क्या है, ए का वाई कंपोनेंट। के एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट मतलब वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, ठीक है। सो ये ऐसे लिखा है। चलो ये तुम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो। अरे यहाँ पे तो चलो मैं यही कर देता हूँ, तो एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा तो तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। सो क्या है कि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज ए मैग्नीट्यूड 175 मीटर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर आर वेक्टर 175 meters and points at an angle of 50 degrees relative to the x axis, मतलब ये थीटा 50 degrees। फाइंड x and y components। सो बेसिकली क्या दिया है हम लोगों को, ये हम लोगों को दे दिया क्या मैग्नीट्यूड था 175। ठीक है, ये हम लोगों को दिया है, ये रहा क्वेश्चन। एंड अभी ये पूछ रहा है कि इसका x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट क्या है, यही पूछ रहा है ना। हाँ, x एंड y कंपोनेंट्स। सो बेसिकली इसका x कंपोनेंट क्या होता है कि इसका हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट ले लेंगे, x कंपोनेंट। सो बेसिकली ये क्या होता है, तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा दो सीधा
कि ये इसका 175 इसका लेंथ है, तो मुझे बस इसका लेंथ चाहिए। ये क्या हो जाएगा 175 cos 50 डिग्रीज। जैसे ये अगर के दिखाओ तो इसको x मान लो, मतलब नीचे वाले को अगर x मान लोगे तो फिर क्या आ जाएगा cos 50 डिग्रीज क्या होगा, cos 50 डिग्रीज हो जाएगा x बाय 175, है ना। x क्या आ जाएगा 175 cos 50 डिग्रीज। सिमिलरली जो हम लोग ये ऊपर वाले की बात करेंगे, ये सीधे वाले की, इसका क्या आ जाएगा 175 sin 50 डिग्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा इसका y कंपोनेंट। सो बेसिकली मैं इसका बोलूं तो इसका x कंपोनेंट ये है एंड इसका y कंपोनेंट ये है। तो अभी अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसका ये है r, है ना। तो बेसिकली ये हमारा ax है जो लोग पीछे कर रहे थे, मतलब जो स्लाइड में, ये हमारा ay है। तो बेसिकली मैं r को कैसे लिखूंगा, तो मेरा r हो जाएगा 175 cos 50 डिग्रीज तो आई कैप जे कैप नहीं बात करते हैं इजी। आई कैप मतलब एक्स कैप ही होता है, सेम ही होता है, प्लस 175 sin 50 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है। सो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्या है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो इसको एक्स कैप वाई कैप ही मान लो, तो यही लिखा है ना, ए एक्स कैप बी वाई कैप। सो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये आर। कैसे निकाला मैंने ट्रिग्नोमेट्री से, बेसिक कि 175 cos 50 डिग्रीज 175 sin 50 डिग्रीज कहाँ से है, यहाँ से है। ट्रिग्नोमेट्री cos 50 डिग्रीज क्या है कि इसको x मान लो तो x बाय 175। सिमिलरली sin 50 डिग्रीज कर लो, इसको x मान लो तो sin 50 डिग्रीज क्या हो जाएगा x बाय 175, तो x क्या आ जाएगा 175 sin 50 डिग्रीज। सो ये हमारे कंपोनेंट्स है और इसको फाइनली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का ए है और ये हम लोगों का बी है, लास्ट लाइन से यहाँ से ये हम लोगों का सी है। सो मतलब ये तो ठीक है, इन लोगों को तो वैल्यूज पता है, लेकिन कैलकुलेटर में वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? भैया ये क्वेश्चन ही मुझे अच्छे से नहीं समझा, बट मैं एक बार ट्राई करूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना, नहीं समझा तो नेक्स्ट क्लास में वापस पूछ लेना, मैं वापस समझा दूंगा। ठीक है, ओके भैया, हम लोग का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास से 3 बजे। ओ मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर ये वेक्टर्स एंड स्केलर्स तुम लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, तो फिर देख लेना एक बार इसको, मतलब वीडियो वापस देख लेना चाहिए, तो क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो फिर से क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये ओके पढ़ के भैया। आना, नेक्स्ट क्लास अभी होगा मंडे ट्यूसडे को भी। ठीक है, चलो ओके बाय। भैया, बाय भैया।